चलो यार, लेट्स कंटिन्यू। चलो हाँ बोल, तेरे को 7 सम में कुछ डाउट है ना? नाउ दे आर सेइंग मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, मतलब तुम्हारा n इज 7 एंड मीन बोला है उसका 18, दैट इज x बार इज 18। तो तुमको टोटल मिलेगा ना इसका n इंटू एक्स बार 7 इंटू 18, दैट गिव्स यू 126। अभी वो क्या बोल रहा है? अ न्यू ऑब्जर्वेशन इज एडेड, मतलब 16 इज एडेड, तो इसमें 16 ऐड करो तो टोटल हो जाएगा 142। अभी तुम्हारा टोटल है 142 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज 8। अभी एक्स बार निकालो तो 142 अपॉन 8, 77.75। ठीक है, चलो और कोई डाउट फर्स्ट 11 में? सेम वे इट है, मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 73.408, मतलब n इज 25, x बार इज 73.408, समेशन x आएगा 25 इंटू 73.408, टोटल कितना आ रहा है इसका? 185.138.2 1385.2। अभी तो ऐसा बोलो ना, 18,385.2, ऐसा ना? इतना इजी था बोलना। ठीक है चलो, और उसमें अभी वो बोल रहा है 64 रिमूव हो गया, 64 निकाल दो, 17.2। अभी समेशन एक्स आई है तुम्हारा 177, 1.2, एन कितना हो जाएगा? 24। तो एक्स बार करो कैलकुलेट। इज दैट क्लियर? एनी अदर डाउट? चलो ग्रेट। नाउ हमने कम टू योर पेज नंबर 247। हमने क्लास वर्क 2 का एक ही सम किया था ना, 10th। चलो वी फर्स्ट फिनिश मोड वाला पार्ट। क्लास वर्क 2 पेज 247। चल महेश पढ़। क्या हो गया? ढंग से पढ़ना है, ठीक से पढ़ना। हाँ, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल अंडरलाइन करो, मतलब एक्सआई, एक्सआई करस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उसका एक्सआई वैल्यू क्या होता है? मोड। So that's your first question का आंसर C, मोड। नेक्स्ट, यूनिकली नहीं, यूनिकली डिफाइंड, मतलब उसका प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, वो है मोड। यूनिकली डिफाइंड नहीं है, मतलब जो ज़्यादा हुआ वो मोड हो गया, तो ऐसा कोई यूनिक डेफिनेशन नहीं है उसका। इज दैट क्लियर? तो इट कैन बी कि मेरे को मोड अलग मिलेगा सेम बिजनेस के लिए एंड तुमको मोड अलग मिलेगा सेम बिजनेस के लिए, पॉसिबल है। लाइक हम दोनों जूते का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मेरा मॉडल साइज है 5 एंड 6, तुम्हारा मॉडल साइज हो सकता है 8 एंड 9। तो यूनिकली डिफाइंड नहीं है, जो ज़्यादा बार हो रहा है वो मोड है, दैट इज कॉल्ड नॉट यूनिकली डिफाइंड। सो दैट इज ऑल्सो मोड, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, शू साइज आया तो बाय डिफॉल्ट इट इज मोड, विच इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट,
दे दो अपने हिसाब से आंसर दे दो। अरे कौन सा रिपीट हो रहा है ज्यादा बार? 41 3 बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार 41 रिपीट हो रहा है। तो सिंस 41 occurs maximum time, therefore mode is 41। चलो क्लियर है ये? 53 किसको लगा? 2 ही बार है ना वो तो। हाँ, फिफ्थ में 7 और 11 इक्वल टाइम रिपीट हो रहा है। 7 3 बार, 11 भी 3 बार, सो इट इज मोड 7 and 11। चलो दैट्स योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 150, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स इज 25, तो उसका वेजेस वाला वैल्यू इज 150। तो 6 का आंसर इज मोड इज 150। समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोड क्लास इंटरवल शुड बी ओवरलैपिंग, मतलब हाँ, तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। अंडरलाइन करके लिखो, ओवरलैपिंग मतलब कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो मोड कैलकुलेशन के लिए कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल ही होना चाहिए। ओवरलैपिंग मतलब कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। चलो अभी कैसा पढ़ता है? लेटर्स आर डांसिंग क्या? ये क्या? अरे लेकिन तू पढ़ना, तुझे प्रॉब्लम क्या है? पढ़ अभी ना। लिसन, ये थियरी बुक में आओ। तुम्हारा थियरी बुक में लास्ट फॉर्मूला हमने कंटिन्यूअस डेटा का लिखा है, उसमें एक्सटेंशन करो। व्हाट इज द फॉर्मूला वी हैव रिटन? L प्लस F1 माइनस अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस इंटू H, बरोबर है ना? लिसन, पहले समझ लो। इधर है ना, 2 पैटर्न में फॉर्मूला को ब्रेक करता हो लोग, ध्यान से चेक करो। लिसन, ये थियरी में से ही आ रहा है। तो L प्लस दिस इज F1 माइनस F0। अभी ये जो 2 टाइम्स F1 है उसको मैं सिंगल F1 ऐड करके लिख सकता है। तो आई विल राइट दिस एज F1 प्लस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये हो जाता है L प्लस F1 माइनस F0। अभी यहां पे एक F1 के साथ में F0 डाल देगा, प्लस एक F1 के साथ में F2 डाल देगा इंटू H। कैन आई राइट इट दिस वे? यस और नो? मतलब इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली, तुम्हारा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, कट नहीं गया, सेम है। क्लियर? एंड दिस ब्रैकेट इज डिफरेंट। तो अगर ये जो सेम ब्रैकेट है, वो लोग उसको क्या लिखता है? L प्लस D1 अपॉन, ये हो जाएगा D1 प्लस D2 द होल इंटू H। तो मोड का एक फॉर्मूला वो लोग ऐसा भी देता है। अभी मेरे को एक बात बताओ, D1 मतलब पहला वाला ब्रैकेट, ये डिफरेंस है, D मतलब डिफरेंस। तो डिफरेंस किसके बीच में है? F1 इज व्हाट? मोडल क्लास एंड प्रीसीडिंग या प्रीवियस क्लास। क्लियर? एंड व्हाट इज D2? डिफरेंस बिटवीन मोडल क्लास एंड फॉलोइंग या नेक्स्ट क्लास। करेक्ट? एक फॉर्मूला ऐसा है जिसके ऊपर थियरी पूछेगा वो लोग। सेकेंडली,
अभी ये जो तुमने F1 प्लस F1 को स्प्लिट किया ना, ये वाला पार्ट, उसको मैं ऐसा भी लिख सकता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0, ये दोनों ब्रैकेट सेम रखने का। अभी ये जो ब्रैकेट है F1 माइनस F2, उसमें मैं इधर बीच में प्लस लिया है ना, क्यों? क्योंकि दोनों F1 प्लस में था। इधर मैं माइनस लेगा और इसको मैं उल्टा भी लिख सकता है F2 माइनस F1। आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो, बट स्टिल ये तुम्हारा D1 ही रहेगा, ये तुम्हारा D2 रहेगा। तो वो लोग ने फॉर्मूला में प्लस लिया है या माइनस लिया है, वो डिपेंड करता है, उसके हिसाब से ऑप्शन घुमाएगा वो लोग। समझ में आया? तो अगर तुम्हारा ये माइनस है तो ये डिफरेंस किसके बीच में हुआ? नेक्स्ट क्लास एंड मॉडल क्लास। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस उन दोनों के बीच में हुआ, वेरएज यहां पे डिफरेंस किसके बीच में हुआ? मॉडल क्लास एंड नेक्स्ट क्लास। तो थोड़ा ध्यान रखने का, ट्रैप करता है वो लोग ऐसा, अपने को ये याद रहता है, ये घुमा देता है वो लोग थोड़ा। क्या फर्क है? बीच में प्लस साइन था इधर, और इधर क्या है? माइनस साइन, बाकी कुछ फर्क नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये एक्सटेंड करके लिखो पूरा, ये एक्सटेंड करके लिखो फॉर्मूला थियरी में। जनरली वो लोग बीच में प्लस साइन ही देता है, लेकिन ऐसा घुमा सकता है वो लोग, बीच में माइनस साइन देके ऑप्शंस में वर्डिंग्स चेंज करेगा वो लोग। तो यू हैव टू लुक एट द फॉर्मूला प्रॉपरली एंड देन चेक द ऑप्शंस। वो लोग ट्रैप करता है वैसा। क्लियर? तो अभी बोलो 8th का आंसर क्या आएगा? 8th MCQ का आंसर क्या आएगा? In the formula, mode is L1 plus D1 into C upon D1 plus D2, plus यूज किया वो लोग ने नीचे। तो D1 is the difference between difference of frequency in model class and preceding class। F1 minus F0 है। चलो सेम वे नेक्स्ट 9th में D2 is डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज इन मॉडल क्लास एंड फॉलोइंग क्लास। समझ में आया? आया ना? चलो 10th वी हैव ऑलरेडी डन, स्टार्ट विथ 11th। अभी ये मर्ज क्वेश्चन है, ध्यान से करो 11th वन। इट इज अ मर्ज क्वेश्चन। फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मॉडल मार्क्स एज 44। मॉडल मार्क्स 44 है, और चेक करो मार्क्स है 0 to 20, 20 to 40 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ पर्संस में 40 to 60 में नहीं है, मतलब एक्स लेके चालू करने का। लेकिन यहां पे डायरेक्ट करो, टेबल फिलहाल मत बनाओ, चेक करो वो लोग ने मॉडल मार्क्स कितना बोला है। मॉडल मार्क्स इज 44, बरोबर है? मतलब तुम्हारा मॉडल क्लास क्या रहेगा? मॉडल क्लास इंटरवल रहेगा 40 to 60, क्योंकि जो क्लास इंटरवल होता है उसके बीच में ही आंसर आता है। अभी चेक करो, अगर 40 to 60 क्लास है तो F0 आएगा तुम्हारा 18, F1 आएगा X लो या तो A लो, मैं A ले रहा हूं। F2 आएगा 12, H आएगा डिफरेंस इज 20 एंड L आएगा 40। क्लियर? तो फॉर्मूला डालो पहले। मोड इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये तुम्हारा 44 है, इज इक्वल टू L इज 40 प्लस A माइनस 18 अपॉन
2a minus 18 minus 12 into 20. तो ये 40 को शिफ्ट करो, 40 को शिफ्ट करो, डिवाइड नहीं होएगा, 44 माइनस 40 होएगा, a माइनस 18 अपॉन 2a माइनस 30 इंटू 20. तो ये ब्रैकेट 2a माइनस 30 को शिफ्ट करो, तो ये आएगा 4 इंटू 2a माइनस 30 इज इक्वल टू 20 इंटू a माइनस 18. ब्रैकेट्स ओपन करो, 8a minus 120 is 20a minus 360. So ये हो जाएगा 20a plus 12a, सॉरी minus 8a is equal to 360 minus 120. So this is 12a is equal to 240. a का वैल्यू 20. तो अपने को मिसिंग वैल्यू मिला, लेकिन फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द मीन मार्क्स. अभी यही डेटा का मीन फाइंड करना है. तो मोड से हमको क्या मिल गया? मिसिंग फ्रीक्वेंसी, वो जो क्वेश्चन मार्क है वो फ्रीक्वेंसी मिल गया, विच इज 20. अभी वो फ्रीक्वेंसी डाल के मोड के बदले मीन कैलकुलेट करो. तो मीन कैलकुलेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए? xi, fi इंटू xi. तो xi का वैल्यू 0 to 20 का आएगा 10, फिर 30, 50, 70 एंड 90. So this is 5, 18. a का वैल्यू कितना मिला? 20, 12 एंड 5. तो ये हो गया 50. This 50, 540, 1000, 840, 450. 2880. तो x बार आएगा 2880 अपॉन 60, दैट गिव्स यू 48. क्लियर है? दिस इज मर्ज क्वेश्चन, मर्ज कॉन्सेप्ट. मीन और मोड साथ में कर दिया वो लोग ने. सेम पैटर्न में 17th सॉल्व करो. Solve 17th directly. So 17 में सीधा xi, fi और fi xi कॉलम बनाओ. fi का टोटल व्हाट इज f का टोटल? वन 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 है क्या? एंड एफ आई एक्स आई का टोटल? एक मिनट पहले 444 446 पॉइंट 446 है. फिर ये तुम्हारा एफ आई एक्स आई है, तो एक्स बार क्या आएगा? चलो हाउ मच? 400.58. अभी ऐसा दो ऑप्शन में है,
तो हमको मीन मिल गया है, लेकिन मोड कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. सो फाइनली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है? 31 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ना. हाँ, तो क्लास इंटरवल, तो you'll write since highest frequency is 31, therefore modal class क्या होएगा? 390 to 409. ब्रदर हम लोग लिखेंगे 389.5 to 409.5. कंटिन्यूस करके लिखने का. तो तुम्हारा F0 या L इज 389.5, F0 इज 27, F1 इज 31, F2 इज 19 और H आएगा 20. क्लियर? डायरेक्ट टेबल बनाने का जरूरत ही नहीं है, सीधा ऐसा लिख के कंटिन्यूस करो, और जो कंटिन्यूस क्लास लिमिट है उसमें L और H निकालो. तो मोड का फॉर्मूला इज L प्लस H अपॉन F ब्रैकेट में, या यू से इट एज F1 माइनस F0, चलो, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. करो सब्स्टिट्यूट, लेके आओ आंसर. So 389.5 plus 31 minus 27 upon 62 minus 27 minus 19 into 20. ये सब सॉल्व करके कितना आ रहा है? 394.5 आ रहा है. So your answer is option C. चलो, now come to your theory book. ध्यान से लिखो. We start with partition values. पार्टीशन वैल्यूज, इसके साथ हम लोग मीडियन भी कवर करेंगे. That's why we are writing notes accordingly. चलो, पार्टीशन वैल्यूज. नाउ ये वर्ड से ही समझता है. पार्टीशन मतलब डिवीजन, वैल्यूज मतलब डेटा. तो डेटा का डिवीजन है. इज दैट क्लियर? लिखो. इफ द होल सेट ऑफ डेटा, if the whole set of data is divided into, if the whole set of data is divided into equal points, if the whole set of data is divided into equal points, sorry, equal parts लिखो, equal parts, then there are points of division, then there are points of division. And these points of division, and these points of division, and these points of division are called as partition values. These points of division are called as partition values. लिखो फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन में. फॉलोइंग आर द 3
types of following are the three types of partition values. First, quartiles. Heading the first, quartiles. हाँ चलो, नाउ नाम से ही समझता है. क्वार्टर मतलब कितना पार्ट्स. 4 इक्वल पार्ट्स होगा तो कितना पॉइंट्स ऑफ डिवीजन होगा. 3 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन. मतलब अगर मेरे को किसी भी चीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो बेसिकली पॉइंट्स ऑफ डिवीजन ऐसा होता है. चेक करो, ये एक पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट. लेकिन इधर पॉइंट्स ऑफ डिवीजन देखो कितना है, 3. मतलब 4 इक्वल पार्ट चाहिए तो 3 पॉइंट ऑफ डिवीजन. अगर 2 इक्वल पार्ट चाहिए तो 1 पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है. 5 इक्वल पार्ट चाहिए तो 4 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन. मतलब जितने इक्वल पार्ट्स, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन एक कम. इज दैट क्लियर? सो व्हेन आई से क्वार्टाइल्स तो बेसिकली ये है टोटल 4 इक्वल पार्ट्स वेर इन देर आर 3 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन. और ये जो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है उसको हम लोग क्वार्टाइल्स बोलते हैं, जिसको Q1, Q2 एंड Q3. क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3. But if I ask you what is the meaning of this quartile, तो suppose if I ask you what is the meaning of Q1, meaning, full form is first quartile, lower quartile, meaning, हाँ नो, ये भी तो 25 है. ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्ट है, नॉट एक्यूरेट. हाउ डू एक्सप्लेन? किसी को नहीं समझता है कि भाई Q1 क्या है. फर्स्ट क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? तूने बोला वो करेक्ट बोला, लेकिन तूने थोड़ा मिस किया. व्हेन यू से 25%, नो नो, Q1 ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे 25% है और उसके ऊपर 75% डेटा है. बिलो एंड अबव, करेक्ट. क्योंकि ये हमेशा कैसा रहेगा, अभी व्हेन आई से डेटा, तो ये डेटा है ना हमेशा स्मॉल टू बिग रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर रहेगा. इसलिए तो अपना कैलकुलेशन में भी असेंडिंग ऑर्डर होता है. क्यों? क्योंकि डेटा इज ऑलवेज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. मतलब ये सबसे छोटा वैल्यू, ये सबसे बड़ा वैल्यू. तो Q1 ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे लोएस्ट 25% डेटा है और जिसके ऊपर 75% डेटा है. तो अभी तुम बताओ Q2 कौन सा पॉइंट है? नीचे 50, इसलिए Q2 को मीडियन भी बोला जाता है. तो मीडियन हम लोग अलग से नहीं कर रहा है, इसके साथ कर रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Q3 ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे ऊपर. इज दैट क्लियर? हाँ है ना? लिखो, चलो क्वार्टाइल्स के बारे में लिखो पहले. इफ द होल सेट ऑफ डेटा, if the whole set of data, if the whole set of data is divided into 4 equal parts, if the whole set of data is divided into 4 equal parts, then there are 3 points of division. There are 3 points of division. Called as quartiles. Called as quartiles.
it is denoted by Q1, Q2, Q3. अभी ये रफ डायग्राम ऐसा ड्रॉ करो. और Q1 में नीचे लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर और फर्स्ट क्वार्टाइल. Q2 is second quartile or it is called as median. Q3 is third or upper quartile. Clear? अभी तीनों का एक्सप्लेनेशन लिखो ध्यान से डायग्राम के नीचे. Q1 is the point below which 25%. Q1 is the point below which 25% and above which 75% data lies. Below which 25% and above which 75% data lies. Clear है? Same Q2. Q2 is the point below and above which 50% data lies. Q2 is the point below and above which 50% data lies. Q3 is the point below which 75% and above which 25% data lies. चलो क्लियर है ये. सेकेंड, deciles. Ten equal parts and 9 points of division. लिखो, if the whole set of data is divided into 10 equal parts, if the whole set of data is divided into 10 equal parts, then there are 9 points of division. Nine points of division. Called as deciles. चलो, it is denoted by D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 and D9. चलो, हर एक पार्ट कितना टका डेटा रहेगा? 10%. हर एक पार्ट 10% रहेगा. बना दो ये रफ डायग्राम. हुआ? इसमें हर एक पॉइंट के बारे में लिखने का नहीं, लेकिन समझ के करो. इफ दे आस्क व्हाट इज D4,
तो 40% नीचे, 60% ऊपर. इज दैट क्लियर? चलो, सो यहां पे हम लोग सिर्फ एक ही पॉइंट लिखेगा. व्हाट इज D5? तो वी कैन से D5 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू मीडियन. इतना ही लिखो खाली बस. Step, third point, percentiles. 100 equal parts and 99 points of division. लिखो. If the whole set of data is divided into 100 equal parts, then there are 99 points of division. Then there are 99 points of division called as percentiles. It is denoted as P1, P2, P3 ... लास्ट वाला आएगा P99. इसका डायग्राम करने का जरूरत नहीं है, लेकिन हर एक पार्ट कितना टका रहेगा लिख दो. ईच पार्ट कंटेन्स 1% ऑफ द डेटा. ईच पार्ट कंटेन्स 1% ऑफ द डेटा. Do it carefully. Each part contains 1% of the data. तो इसमें what will be P50 is equal to D5 is equal to Q2 is equal to median. ये एक पैटर्न हुआ. फिर what will be P25? हर एक पार्ट एक एक टका है, तो P25 मतलब नीचे 25%, ऊपर 75%. सो दैट इज इक्विवेलेंट टू Q1 एंड P75 इज इक्विवेलेंट टू Q3. क्लियर? ये मालूम होना चाहिए. चलो, हुआ ये? ओके. नाउ सबसे पहले why do we learn this concept? How to do that we know. That we'll know also. It's very easy. चलो बोलो, किधर ऐसा? तुमको क्या लगता है डेटा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किधर होता रहेगा? हाँ, किधर? रिजल्ट कैसे? तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेगा वो लोग? प्रॉफिट के टाइम डिविडेंड बांटना है तो इक्वल पार्ट्स में नहीं करता है. ऐसा कैसा? तेरा नंबर ऑफ शेयर्स 500 है, मेरा 5000 है, तो मुझे ज्यादा आएगा ना. शेयर्स को भी डिवाइड थोड़ी इक्वली करता है, प्रो रेटा बेसिस पे करता है ना वो लोग तो. हाँ, ऑब्वियसली ना, जितना लॉट लेगा उसके हिसाब से डिवाइड होएगा. अलॉट ही बात कर रहा हूँ, जरूरी थोड़ी इक्वली अलॉट करेगा. अभी समझो मैंने 2 लॉट अप्लाई किया है, तूने 1 लॉट अप्लाई किया, तुझे भी लगेगा मुझे भी लगेगा, दोनों लॉट लगेगा. पॉसिबल है ना, इक्वली नहीं हुआ. थिंक का इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. थिंक. ए पहिला मंडली, जो बोलने का इधर बोल.
सोचो ना. Sure, now listen. Let us do it this way. सपोज अपन सीए कर रहा है, ये सीए अपना हो गया और अपन लेट अस से कोचिंग बिजनेस ही चालू कर रहे हैं. मेरे को बताओ कौन सा सब्जेक्ट ऑफर करेगा तू? 11 12 कॉमर्स. चलो, अकाउंट्स एंड मैथ्स, बरोबर है? करेक्ट. 2 सब्जेक्ट ही ऑफर करेगा. इको, CMSP. लेकिन तुम खुद कभी पढ़ा है क्या इको सी इतना 11 12 में, जो तुम एक्सपेक्ट करता है बच्चा तुम्हारे पास आके पढ़ेगा? बरोबर है. अभी अभी होता क्या है मालूम है? कोई भी नया क्लास जब भी चालू होता है ना, तो इट इज ऑलवेज फोकसिंग ऑन द प्रीमियम सब्जेक्ट्स विच इज अकाउंट्स एंड मैथ्स. उसके एडमिशन तो कंफर्म मिलते हैं. मतलब आज समझो तुमने अनाउंस किया है भाई अक्टूबर में तुमने क्लास खोला है. नाउ यू आर अनाउंसिंग कि यू आर ऑफरिंग ऑल सब्जेक्ट. लेकिन ऐसे बच्चे आते हैं जो बोलते हैं नहीं मेरे को इकोसी नहीं लेने का है. तो फिलहाल स्टार्ट किया है तो जो बिजनेस मिला वो ले लेने का. ठीक है, तू खाली अकाउंट्स और मैथ्स में आ, बराबर है? तो उस हिसाब से बिजनेस चालू होएगा. धीरे धीरे क्या होता है मालूम है? जब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं ना, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आता है? वो बच्चा बोलेगा मैं इकोसी मेरे किधर और करेगा, मेरा वो ट्यूशन टीचर है 10 का वो इकोसी करती है तो मैं उसके पास करेगा. तभी तकलीफ होता है क्योंकि उसका टाइम और अपना टाइम टेबल मैच नहीं हुआ तो बच्चा सफ़र करता है. और अपन अपने सब्जेक्ट को सफ़र करने तो हम लोग क्या करते हैं? व्हेन वी पिच, व्हेन वी ओरिएंट, सेमिनार बोलते हैं ना जिसको 11 12 का करियर गाइडेंस सेमिनार. अभी करियर गाइडेंस सेमिनार सपोज मैं लेने जाता हूँ, बेसिकली मैं कॉमर्स का बिजनेस करने जाता हूँ, लेकिन मैं करियर गाइडेंस में साइंस को दिखाएगा ही नहीं तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये खाली कॉमर्स पिचिंग के लिए आया है. तो आई हैव टू डू करियर गाइडेंस सेमिनार इन सच अ वे दैट आई गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी फील्ड. समझ रहा है? मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता है नहीं तुम यही करो यही अच्छा है. वो बोलने का साइलेंट मैसेज है और वो साइलेंट मैसेज में पब्लिक कन्विंस भी हो जाएगा. सिंपल है. मैं साइंस और कॉमर्स के बीच में खाली फीस का डिफरेंस बता देगा, हो गया. आधा 90% क्राउड डाइवर्ट हो जाता है. ठीक है, अल्टीमेटली इट इज अ कॉस्ट. तो जो पैशन ड्रिवन है ना वो लोग साइंस में जाते हैं कि हाँ मेरे को पहले से यही करना था. बाकी जो इन्फ्लुएंस ड्रिवन है, जिसको लगता है कि सेमिनार में देख के मेरे को ज्ञान मिलेगा और मैं कोई कोर्स डिसाइड करेगा, वो डेफिनेटली कॉमर्स में आता है. इज दैट क्लियर? ऐसा तुम लोग में से कितना जन है जिसने सेमिनार अटेंड किया कि हाँ मेरे को कॉमर्स करना चाहिए? कितना लोग है ऐसा? नहीं ना? कि अभी रियलाइज हो रहा है किसी ने पूरी बांध दिया हमको? नहीं ना, ऐसा नहीं है ना. हाँ, तो नाउ व्हाट हैपेंस यू नो, सो व्हाट वी डू इज वी एक्चुअली डिवाइड द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स. मतलब मैं हर ऑब्जर्वेशन जो मेरे लिए बच्चे हैं उसको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है उसके करियर के लिए. उसको ऐसा रियलाइज करवाता है देख सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में मैं उसके ट्रिगर कर रहा है कि भाई तेरे लिए कॉमर्स ही बेस्ट है. ठीक है, अल्टीमेटली आई वांट बिजनेस इन कॉमर्स. इज दैट क्लियर? सेम वे अभी सपोज तुम इंश्योरेंस निकाल रहा है तो LIC एजेंट को अप्रोच करेगा. लेट अस से तुम LIC निकाल रहा है तो वो LIC का एजेंट है ना, LIC का ही अच्छा बोलेगा. बरोबर है? होता है ना, LIC अच्छा है, भले महंगा है लेकिन यही अच्छा है, बाकी सब चोर कंपनी है वगैरह वगैरह, ऐसा सब बोलते रहेगा. दैट इज द वे इट इज डन इन द मार्केट. पहले ना पब्लिक को अवेयरनेस नहीं था, इसलिए कोई भी किसी को भी देखेगा ना वो LIC ही करता था. प्राइवेट सेक्टर में जल्दी से कोई बिलीव नहीं करता. अभी ऐसा नहीं है. वाई? अभी ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने बिजनेस में अप्लाई किया, विच आई एम हैविंग माई फैमिली बिजनेस इन घाटकोपर ओनली, विच इज ऑफ म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस.
तो पहले क्या होता था, यू हैव टू गिव एन एग्जाम टू बिकम एन एजेंट, जो मैंने भी दिया है। तो मेरे पास एजेंसी कोड है, ऐसा नहीं है, ताकि मैं वो एजेंट कोड के सामने मैं अपना कमीशन ले सकूँ। नाउ व्हाट हैपेंस, प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने ना बिरला कंपनी में कोड लेके रखा है, आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस, बराबर। फिर व्हेन आई गॉट मैरिड आई टोल्ड वाइफ, शी इज ऑल्सो कॉमर्स बैकग्राउंड, शी इज अ सीए, मैं बोला एक काम कर, तू है ना कोटक का कोड ले ले, एग्जाम दे दे, कोटक का कोड ले ले। और एग्जाम ऑनलाइन होता, मतलब ये था क्या बोलते हैं एमसीक्यू एग्जाम था, और वो भी सिस्टम पे देने का रहता था। मतलब एक बुक आता है, वो बुक पढ़, IRDA का एक बुक आता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वो बुक में सब सिलेबस रहता है, मतलब एक बार गो थ्रू कर, जाके दे के आ, खाली इतना लेके आ, तेरे को कोड ले मिल जाएगा। तो उसने किया। फिर मैंने मेरे आंटी को बोला, जो एजुकेटेड है उनको बोलना पड़ता है कि भाई तुम है ना, नहीं सच्ची ऐसा कोई भी कोड नहीं ले सकता ना यार, तो उसको बोला आप रिलायंस का दो। फिर मैंने मेरे अंकल को बोला आप LIC का दो। ऐसा कर करके मैंने हर एक कंपनी का कोड लेके रखा है, जो बिग कंपनीज है ना, टाटा है, L&T है, फ्यूचर जनरली है, रिलायंस है, बजाज है, कोटक, बिरला एंड LIC, ऑब्वियसली सब जो मेजर कंपनीज है, जो पब्लिक को मालूम है कि हाँ ऐसा इंश्योरेंस है ये लोग का, लेके रखा है। अभी मेरे पास कोई भी आएगा, बिकॉज आई हैव माई फैमिली बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है, वो फैमिली बिजनेस अलग है, मेरा प्रिंटिंग बिजनेस है, तो वी हैव आवर प्रिंटिंग प्रेस हियर ओनली इन घाटकोपर। अभी मेरा डैड का जितना भी सर्कल में जो कलीग्स है या जो भी है बिजनेस सर्कल है, उन सबको मैंने सिर्फ एक मैसेज कान में डाला कि मैं इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स का कर रहा हूँ, कुछ रहेगा तो बताना, बराबर। अभी कभी भी वो ऑफिस में आते हैं, दे आस्क मी कि हाँ बोल। अभी वो लोग एक माइंडसेट लेके आते हैं, आफ्टर ऑल घाटकोपर पब्लिक ना, कि ये है ना जो कंपनी का एजेंट है ना उसका ही बात करेगा। तुम कोई भी एजेंट को बुलाएगा वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि वो कंपनी के बिहाफ पे तुमको बेच रहा है। अभी मेरे पास जब भी कोई आता है ना, तो मैं उसको सिर्फ इतना बोलता है तेरा पर्पस बता, कि वाई डू यू वांट टू इन्वेस्ट मनी, या जो भी है इंश्योरेंस क्यों करने का, उसका पर्पस बता। क्योंकि मेंटालिटी क्या है, कितना भरने का कितना मिलेगा, ऐसा मेंटालिटी होता है सबका, मेजरली सबका। तो वो मेंटालिटी का फायदा उठाने का, लेकिन फायदा प्रॉपरली उठाने का। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि व्हाट इज द पर्पस। अभी वो बोलता है नहीं मेरे को है ना बच्चे का एजुकेशन अब 10 साल बाद उसको बाहर भेजने का है, तो मेरे को अभी से फंड जमा करने का। बोला ओके, चाइल्ड एजुकेशन। तो फिर मैं उसको लेता है, ये देख ये टाटा का पॉलिसी में चाइल्ड एजुकेशन का ये पॉलिसी है, ये बिरला का है, ये कोटक का है। मैं उसके टेबल के सामने हर एक कंपनी का पॉलिसी रख देता है, और हर एक का प्रीमियम भी बता देता है, ये इसमें ये प्रीमियम है, इसमें ये प्रीमियम है, इसमें ये प्रीमियम है, सब अच्छे हैं, ऐसा मैं बोलता है। वेरेज एक जो कंपनी वाला एजेंट क्या बोलेगा, मेरा ही अच्छा है बाकी सब बेकार है। मैं क्या बोलता है, सब अच्छे हैं। अभी मैं समझो तुमको ऐसा बोलूं सब अच्छे हैं, चूज वन, तो तुम क्या करेगा? हाँ, कॉस्ट। हाँ मतलब मैं ऐसे ही बोलेगा ना, कोई भी ऐसे बोले अरे तेरे को मालूम रहेगा ना, तू बता ना कौन सा अच्छा है। तो मेरे को एक पिचिंग करने का जरूरत, तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी डेटा। कंसेप्ट यूज किया मैंने, सिंपल है। अभी मैं वही चिपकाएगा जो मेरे को चिपकाने का है, और मैं वही चिपकाएगा जहां मेरे को कमीशन ज्यादा मिलता है। ये मेरा पहला 5 साल का बिजनेस स्ट्रैटेजी था। लेकिन फिर मेरे को रियलाइज हुआ जब भी कोविड हुआ ना, कि साला क्लेम मिलने में बहुत प्रॉब्लम होता है अगर डॉक्यूमेंटेशन बरोबर नहीं। क्योंकि क्लेम के लिए भी वो लोग हमको ही बोलता है ना कि क्लेम करके दो सब जो भी है वो। देन आई रियलाइज कि दिस इज रॉन्ग मेथड। आई गिव इक्वल इंपॉर्टेंस, बट I tell them that this is good for your purpose. Even though my commission is less, I give them the benefit now. क्योंकि I want a long term business. I don't want short term. तभी क्या नया नया था, जोश में था, तो क्या कमाता था, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था, तो पब्लिक क्या लूटने का सोचता है सबको। मैं भी ऐसा ही था कि जल्दी लूट लूँ सबको ऐसा। लेकिन फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ है कि भाई उसके बेनिफिट का कुछ था ही नहीं उसमें। बेनिफिट खाली मुझे था कि मेरे को कमीशन मिल गया। So then now I obviously after COVID I changed my strategy. मैं अभी उसके बेनिफिट का जो रहता है ना वो पकड़ाता है। और फिर भी कोई जिद करता है नहीं मेरे को यही चाहिए, ले मेरे बाप का क्या आता है।
बट दैट इज इक्वल इंपॉर्टेंस आई गिव. तो मैं बोल भी देता है कि देख इसमें मेरे को कमीशन ज्यादा मिल रहा है बट यू टेक दिस वन बिकॉज दिस इज बेटर फॉर यू. मैं बोलता है, मुंह पे बोलता है मेरे को इसमें कमीशन ज्यादा है. और समझो जिसमें कमीशन ज्यादा है और जिसमें कम है, अगर वो बोलता है इसमें कमीशन ज्यादा है ये वाला ही चाहिए, तो मैं उसको बोलता है तू कम ये वाला ही ले. लेकिन उसको ऐसा लगता है ना कि मैं कमीशन की वजह से बोल रहा हूँ. मैं बोला ठीक है एक काम कर, इसमें मेरे को इतना मिल रहा है ना, मैं तेरे को कमीशन रिटर्न कर देगा इतना. मतलब सपोज इसमें 100 रुपया मिलता है, इसमें 80 मिलता है ना, तो मैं 100 रुपया नहीं तेरे को 20 रुपया दे देगा, बस मैं 80 लेगा उससे. लेकिन तू ये वाला ले. ये मेरा भरोसा जीतने का तरीका होगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मेरे पास ही आएगा. कुछ भी होएगा ना वो लॉन्ग टर्म एटलीस्ट मेरे पास एक बार अप्रोच तो करेगा ही. क्योंकि एजेंट तो बहुत सारे होते हैं, सब घुसने का ट्राई करते हैं एक दूसरे के बिजनेस में. तो सिंपल है. तो ये कंसेप्ट ने मेरे को सिखाया, इक्वल इंपॉर्टेंस देगा ना तो क्रैक होता है बिजनेस, तो डील सील होता है. तो करने का ऐसा. अभी तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ में ये कैसे दिखता है, तुम एक्चुअली करता है ऐसा. समझो तुम्हारा नेटवर्क में कुछ भी प्रॉब्लम है, फोन का नेटवर्क में, तुम किसको फोन करता है? हाँ अबे बोल, जोर से बोल. कस्टमर केयर. परफेक्ट. कस्टमर केयर ने भी ये कंसेप्ट अप्लाई किया है. कैसे? इफ यू आर स्टेइंग इन महाराष्ट्र, मुंबई, तो तुम जैसे फोन करेगा ना तो पहले 3 लैंग्वेज में बात करेगा, और फिर वो लोग तुमको गाइड करेगा कि अगर तुमको हिंदी चाहिए तो 1, मराठी चाहिए तो 2, इंग्लिश चाहिए तो 3. अगर तुम इसमें गया अंदर, फिर नहीं, सबसे पहले फोन उठाएगा ना तो पहले तुमको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया वो लोग, इक्वल इंपॉर्टेंस. पोस्टपेड है या प्रीपेड है. फिर जैसे ही तुम प्रीपेड में गया फिर बोलेगा लैंग्वेज कौन सा चाहिए. फिर जैसे ही तुम लैंग्वेज में गया, भाई तुम्हारा बिल का इश्यू है, तुम्हारा रिचार्ज का इश्यू है, तुम्हारा नेट का इश्यू है, इतना सारा ऑप्शन दे देता है. मतलब दे आर गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी मैटर ऑफ कंसर्न. खत्म. बिजनेस कितना बढ़ गया वो लोग का, समझ रहा है? तो इट गोज दैट वे. ये कंसेप्ट इसलिए पढ़ना होता है. अभी एज ए सीए तुम क्यों पढ़ेगा? हाँ क्या बोल रहा है? वो देता नहीं है. लेकिन कल ही हम लोग ने डिस्कस किया है कि 100 करोड़ वाला, 150 करोड़ वाला और 20 लाख वाला किसको ज्यादा टाइम देगा. यू आर सेइंग राइट, इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, बट इक्वल इंपॉर्टेंस किस हिसाब से देता है वो क्लाइंट को थोड़ी समझता है कि तुमने कितना टाइम देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, वो तुम डिसाइड करता है. तो इक्वल इंपॉर्टेंस इज अ फीलिंग कि हाँ मैंने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन इक्वल इंपॉर्टेंस मिलता नहीं है. वो अपना टाइम है. अभी तू 24 घंटे में से कम से कम 12-15 घंटा 200 करोड़ वाले को देगा, 20-25 लाख वाले को एटलीस्ट हार्डली 1-2 घंटा देगा. लेकिन उसको क्या लगेगा, अरे नहीं यार 1 घंटा टाइम दिया मेरे को. फीलिंग देने में क्या जाता है. इज दैट क्लियर? तो दैट इज वेयर यू यूज द कंसेप्ट इक्वल इंपॉर्टेंस. लेकिन तुम एक्चुअली ये कहाँ यूज करेगा? एज अ चार्टर्ड. जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है ना, तुम्हारा ये डिवीजन बढ़ता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम नया बिजनेस स्टार्ट किया, समझो तुम 3-4 दोस्त लोग ये नया बिजनेस स्टार्ट किया. अभी हम लोग का ही बात करो ना, चलो ना, हमने ये नया कोचिंग चालू किया पीए, तो हम लोग ने अपना काम डिवाइड कर दिया. कोई मार्केटिंग देख रहा है खाली, कोई टाइम टेबल देख रहा है खाली, कोई खाली टीचर्स रिक्रूटमेंट देख रहा है, कोई प्रोजेक्ट वाला सिर्फ सेंटर्स का वो सब देख रहा है, कोई रिकॉर्डिंग वाला देख रहा है. तो हर एक चीज़ का डिवीजन इक्वली कर दिया. सबका जिम्मेदारी अलग अलग, लेकिन सब लोग इंपॉर्टेंट. टाइम टेबल के बिना ऐसा थोड़ी बोलेगा बच्चे को आ जाओ कल जो टीचर फ्री रहेगा उसको भेज देंगे. नॉनसेंस है ना. मतलब टाइम टेबल इज इक्वली इंपॉर्टेंट. अच्छा, टाइम टेबल भी ऐसा देना पड़ेगा कि प्रॉपर ब्रेक, प्रॉपर टाइम पे तुम आओ, उस टाइम पे क्लासरूम खाली होना चाहिए, सब चीज़ का एक सेटलमेंट होता है. अच्छा, अभी मेरा लेक्चर इधर है, इसके बाद मुलुंड है, तो 3 बजे तक इधर है, तो 3:30 बजे मुलुंड डालेगा तो मैं चढ़ेगा उस पर टाइम टेबल वाले पे. मतलब उड़ के जाऊँ क्या यहाँ से? तो भी नहीं पहुँचेगा 3:30 बजे. समझ रहा है? तो यू हैव टू गिव देम प्रॉपर ट्रैवल टाइम,
तब जाके वो सेटल होता है. तो टाइम टेबल इज इंपॉर्टेंट. नोट्स जिसने बनाया है वो आदमी इंपॉर्टेंट है या वो टीचर इंपॉर्टेंट है. सो एवरीथिंग हैज इक्वल इंपॉर्टेंस हियर. समझ रहा है? तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि कितना टका डेटा तुम्हारा इसके नीचे है, क्योंकि तुम्हारे पास जब भी क्लाइंटल आएगा ना, वो बड़ा बिजनेस वाला क्लाइंटल आएगा. छोटा मोटा बिजनेस वाला क्लाइंटल को तुम हाल हाँ बोलेगा लेकिन भाव नहीं देगा ज्यादा. समझ रहा है? क्योंकि लाइफ में तुमको ग्रो करने का है. तो छोटा मोटा बिजनेस वाले से तुम्हारा क्या ग्रोथ होएगा? कुछ नहीं होएगा. सो यू हैव अ बिग इंडस्ट्रियल क्लाइंट और वो मिलता है. तो वंस यू गेट दैट, यू शुड नो कि उनका 25% डेटा या 25% वेजेस के नीचे या लोएस्ट 25% वेजेस पे कितने लोग हैं फैक्ट्री में, हाईएस्ट 25% वेजेस पे कितने लोग हैं, हाईएस्ट 10% पे कितने हैं. अभी जितना वॉल्यूम बढ़ा उतना बिजनेस बढ़ा, उतना डिवीजन बढ़ा. इज दैट क्लियर? यस और नो? तो तुम डीमार्ट को देखो. डीमार्ट को एक आदमी है जो खाली क्या करता है? बिल बनाता रहता है. बरोबर है? क्योंकि वॉल्यूम उतना है. एक आदमी है जो गेट पे खाली थप्पा मारता रहेगा. बरोबर है? फिर जब ये एंटर होता है तभी एक आदमी के हाथ में मशीन रहता है. अभी ये ऑब्जर्व करना, वो भले चेकिंग करता है, वो 222 वाले में से जाने देता है अपने को, लेकिन वो चेकिंग करता है तो दबाता है. मतलब वो खाली ये देखता है कि कितना लोग का एंट्री हुआ, वॉकिंग कितना हुआ. तुम देखो ये सब. तो दे आर हैविंग इक्वल डिवीजन. एक आदमी है जो खाली चेक करता है बैग, दूसरा नया बैग दे देता है. मतलब उसके लिए आदमी रखा है. सोचो, पगार तो रहेगा ना उसका भी, बट दे आर गिविंग दैट इक्वल इंपॉर्टेंस. एक आदमी है जो बाहर खाली ट्रॉली अरेंज करता रहेगा, कोई इधर छोड़ के गया, कोई उधर छोड़ के गया. तो ऑल दीज आर व्हाट? इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क. मतलब पीपल फील सो रिलैक्स. डीमार्ट में शॉपिंग करो, इधर उधर डालो, फर्क नहीं पड़ता है. एक आदमी ऐसे ही रहेगा जो इधर उधर घूमता रहेगा, इधर का माल इधर डाला रहेगा, वो इधर से वापस उधर डालेगा. मतलब अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करेगा ना, ये सब डिवीजन ऑफ वर्क है. इक्वल डिवीजन टू ईच एंड एवरी मैटर ऑफ वर्क. समझ में आया? तो ये होता है, प्रैक्टिकली होता है. तो एज अ चार्टर्ड यू शुड नो कि तुम्हारे क्लाइंट का कितना टका लोएस्ट 25% में है और कितना परसेंट या कितना पर्टिकुलर नंबर हाईएस्ट 25% पे है या 50%, हाईएस्ट 10%, वॉट एवर इज द केस. दैट्स वाई यू स्टडी दिस बेसिकली. इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, तुम कोई भी क्लाइंट बिजनेस करेगा, उसका टॉप लाइन होता है. टॉप लाइन मतलब टॉप लाइन मतलब द होल टोटल कलेक्शन. उस अभी फॉर एग्जाम्पल जब भी हमारा 11th स्टैंडर्ड आएगा अभी जून जुलाई में, तो हम लोग में कैसा रहेगा? कॉमर्स में एडमिशन लेगा जो लोग, अभी कोई 95% अप वाला है. सपोज मैंने 11-12 का फीस रखा है 30,000 रुपया, तो 95% अप वाला भी 30,000 भरे और 85% वाला भी 30,000 भरे और 75% वाला भी 30,000 भरे. यस और नो? तो फिर 75 वाला हंसेगा ना 95 पे. फायदा क्या हुआ तेरा इतना पढ़ के? ऑब्वियस है ना, यू आर स्पेंडिंग इक्वल अमाउंट. तभी मैं ऐसा नहीं बोल सकते इक्वल डिवीजन, धंधा ही नहीं होएगा. सो आई हैव टू पुट सम एडेड डिस्काउंट फॉर दोज हु आर स्कोरिंग 95% एंड अबव. फॉर देम योर फीस विल बी 25,000. तो एज अ चार्टर्ड मुझे पता होना चाहिए कि मेरा क्लाइंट 25,000 में कितना एडमिशन बेच रहा है और उसका परसेंटेज क्या है. दैट इज टॉप लाइन. तो 25,000 में इतना टॉप बिजनेस है, टॉप पर्टिकुलर एडमिशंस है. तो इफ दैट एडमिशंस आर मोर देन द कंपनी या कोचिंग इंस्टीट्यूट का रिजल्ट इन 12th हैज टू बी मोर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैन यू कोरिलेट दिस? तो ये सब कैलकुलेशन वैसा किया जाता है, इसलिए हम लोग ये पढ़ता है. बट वी डोंट डू द कैलकुलेशन, वी जस्ट लर्न द कॉन्सेप्ट्स एंड वी अप्लाई. क्लियर है? यस और नो? समझ में आया? चलो लेट्स गो अहेड. लिखो. सबसे पहला रॉ डेटा.
रॉ डेटा, लिखो स्टेप नंबर 1, arrange the data, arrange the data in ascending order. Arrange the data in ascending order. Step number 2, calculate n. Small n मतलब number of observations. Third, calculate the required partition value as follows. Required partition values as follows. अगर मुझे क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करना है तो क्वार्टाइल का जनरल फॉर्मूला आएगा I इंटू n+1/4 टर्म, करेक्ट। और इधर I का वैल्यू आएगा 1, 2 and 3। मतलब अगर Q1 बोला है तो I की जगह पे 1 डालने का, Q2 बोला है तो I की जगह पे 2 डालने का। फिर डेसाइल DI, दैट इज I इंटू n+1/10th टर्म। I का वैल्यू आएगा 1, 2, 3 ... 9। तो ये हो जाएगा I इंटू n+1/100th टर्म। I का वैल्यू 1, 2, 3 ... 99। चलो, इज दैट क्लियर? हाँ है ना? नोट करके लिखो, इसके नीचे नोट करके लिखो। फर्स्ट पॉइंट, ये जो टर्म लिखा है ना हमने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से n तुम्हारा 7 है और तुमको Q2 कैलकुलेट करना है, तो ये 2 आएगा, ये 2, ये 7 + 1 8/4, 2 इंटू 2, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म किसका लेगा? तो बहुत टाइम गलती क्या होता है मालूम है? क्वेश्चन का फोर्थ टर्म ले लेता है या फिर आंसर 4 डाल देता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। लिखो द टर्म वैल्यू ब्रैकेट में लिखो, दैट इज द पोजीशन will be decided according to the ascending order. Will be decided according to the ascending order. Clear? अभी second, since Q2 is equal to median, अभी मीडियन का फॉर्मूला इधर 2 डालेगा तो बाय डिफॉल्ट मीडियन आता है, क्योंकि ये 2 और 4 कैंसिल होके नीचे आ जाएगा 2। लेकिन कभी कभी थियरी में वो लोग मीडियन का फॉर्मूला अलग से पूछता है, तो यू विल राइट इट लाइक दिस, सिंस Q2 इज मीडियन, इफ
n is odd, then मीडियन का फॉर्मूला होएगा n+1/2th term. Is that clear? If n is even, then मीडियन का फॉर्मूला क्या होएगा? नो, मीडियन ऐसा आएगा n/2th term plus n/2 plus 1th term the whole upon 2. मतलब बेसिकली दो मिडिल टर्म का एवरेज. क्योंकि अगर तुम मीडियन बोल रहा है इवन है, समझ, तो अगर 8 नंबर है तो 4th टर्म मीडियन थोड़ी होएगा. 4 टर्म के नीचे 3 है और ऊपर 4 है, तो मिडल नहीं होता है. इसलिए n/2 दैट इज 4th टर्म प्लस 4 + 1 5th टर्म का एवरेज. इज दैट क्लियर? इधर और एक वर्डिंग्स में लिख के रखो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीडियन इज एवरेज ऑफ मिडल टू टर्म्स. एवरेज ऑफ मिडिल टू टर्म्स. चलो हुआ, ये क्लियर है? श्योर? ओके. अभी ये जो ऑड इवन है ना, उसकी वजह से टर्म वैल्यू में थोड़ा कैलकुलेशन चेंज होता है, जरा ध्यान से करते. विल टेक वन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 1 इधर ही लिखो ऐसा. इफ n is 7 and q3 is to be calculated, या q3 is equal to question mark. चलो, तो q3 का फॉर्मूला क्या आएगा? 3 into n+1/4th term. तो ये आएगा 3 into 7 + 1/4th term. दिस गिव्स यू 6th टर्म. मतलब ये एग्जैक्ट टर्म है, तो हमको असेंडिंग ऑर्डर 6 टर्म का ले लेने का. इज दैट क्लियर? हाँ है ना? लेकिन समझो ऐसा नहीं हुआ. इफ n is 8 and q3 is calculated, तो ये हो जाएगा q3 is equal to 3 into n+1/4th term, 3 into 8 + 1/4th term. हाँ, 9/4 is 2.5 ना, 2.25. तो ये हो जाएगा 6. अभी 6th टर्म अलग होता है और 6.75 टर्म भी अलग होता है. तो कैसे करेगा? असेंडिंग ऑर्डर में 6 टर्म बोला है तो 6 टर्म लेगा. 6.75 टर्म बोला है तो कैसे करेगा? तो इसमें करने का क्या, जिसको भी नहीं मालूम है या जिसको याद नहीं है, यू विल डू इट दिस वे. ये डेसिमल को स्प्लिट करो. 6th टर्म प्लस 0.75, ये डेसिमल को मल्टीप्लाई करने का. करेक्ट. अभी 6.75 कौन सा दो टर्म के बीच में है? 6th एंड. तो डेसिमल वाले पार्ट को 7 टर्म माइनस 6 टर्म वाले से मल्टीप्लाई करना. इज दैट क्लियर? लिखो ऐसा. दिस इज इंपॉर्टेंट. चलो हुआ लिख के. एनी डाउट्स? श्योर? तो ये पूरा किसके बारे में लिखा हमने? क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स ऑफ रॉ डेटा. ये सारे स्टेप्स किसके थे? रॉ डेटा के. करेक्ट. सबसे पहला स्टेप क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, काउंट वैल्यूज करो कितना है, दैट इज n, और फिर क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल के हिसाब से फॉर्मुलेशन डाल के कैलकुलेशन करो. क्लियर है?
ये रॉ डेटा था. नाउ स्टार्ट विथ मीडियन के लिए भी हम लोग Q2 ही करेगा. ये फॉर्मूला सम्स में एक ही चीज याद रखो, ये खाली लिखा इसलिए क्योंकि तुमको थियरी में आया तो तुमको पता होना चाहिए. ऑड रहेगा तो n+1/2, इवन रहेगा तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2. इसके लिए चलो. नाउ राइट सेकेंड पार्ट विच इज डिस्क्रीट डेटा. डिस्क्रीट डेटा. अच्छा, डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? व्हाट इज गिवन? xi एंड fi दिया रहता है, बरोबर है. चलो, तो सबसे पहला स्टेप आएगा, यू विल प्रिपेयर xi, fi, लेस देन cf कॉलम. हाँ, लेस देन CF कॉलम बनाएगा. नाउ व्हाट इज दिस लेस देन CF कॉलम? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? फ्रॉम एक मिनट. अरे लेस देन CF का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिखो, दैट इज एड फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इज दैट क्लियर? ब्रैकेट में लिखो, दैट इज एड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम टॉप टू बॉटम. मालूम होना चाहिए सब. क्लियर? फिर स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट समेशन fi इज इक्वल टू n. वो तुम्हारा n ही है, स्मॉल n. फिर स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड partition value. Again, formula remains same. Qi is I into n+1/4 term, where I is 1, 2 and 3. Same formula लिखो. Di is I into n+1/10th term, where I is 1, 2, 3 ... 9. Pi is I into n+1/100th term, where I is 1, 2, 3 ... 99. Same formula है. लिखा? सब डिटो लिख दिया. लगा ही मेरे को. लेजी है तुम लोग तो. चलो, हुआ लिखा ये. अभी मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो. एक क्वेश्चन का आंसर दो. अभी समझो, ये तुम्हारा 8 है और ये 3 है, तो ये तुम्हारा 9/4 इंटू 3 आता है, विच इज एक्चुअली 6.75 टर्म आया. अभी इधर असेंडिंग ऑर्डर तो है नहीं, तो टर्म कैसे डिसाइड करेगा? हाँ, CF कॉलम में कैसे डिसाइड करेगा? बरोबर है, सामने मतलब. हाँ, परफेक्ट, यस. तो ये डिसाइड होता है CF कॉलम से, इसलिए हम लोग CF कॉलम बनाते हैं. क्लियर? तो लिखो नोट करके, द टर्म वैल्यू will be decided. The term value will be decided according to less than CF column. The term value will be decided according to
less than CF column. Full stop. लिखो how to decide. लिखो we need to check the term value lies between which two CF values. We need to check the term value lies between which two CF values. मतलब कौन सा दो CF के बीच में है. करेक्ट. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में the required answer will be value of xi corresponding to, ब्रैकेट में लिखो opposite to, corresponding to ब्रैकेट में opposite to highest CF of comparison. Highest CF of comparison. चलो, मतलब इसका ऐसा, सपोज xi दिया है, fi दिया है और हमारा लेस देन CF भी है. नाउ अंडरस्टैंड दिस. 1 2 3 4 5 और यहाँ पे है लेट अस से 5 7 11 13 20. ओके, फ्रीक्वेंसी कॉलम जाने दो. सपोज ये CF है. अभी तुम्हारा टर्म वैल्यू आता है लेट अस से 6.75 टर्म. क्लियर. तो चेक करने का 6.75 कौन सा दो CF के बीच में है. 5 और 7 के बीच में 6.75 आता है. इसमें बड़ा वाला CF कौन सा है, 7. तो ये 7 के ऑपोजिट वैल्यू कौन सा है, xi वैल्यू ऑपोजिट टू हाईएस्ट CF ऑफ कंपैरिजन. तो आंसर आएगा देयरफॉर इक्वल टू 2. 2 इज द फाइनल आंसर. समझ में आया कि नहीं? ये लिख के रखो एग्जाम्पल ऐसा. महेश समझा कि नहीं? नहीं जो टेक्स्ट बुक क्यों फंड्स भी डिवाइड करने वाला है. तो मैं भी आता हूं पार्टनरशिप में. पैकेज भी डिवाइड करेगा नहीं? क्यों, वो भी करने का ना. तेरे ब्रह्मा विष्णु कहाँ है? हाँ? अच्छा वो भी इधर ही. अच्छा वो मैं शिवम. क्लियर है? ये समझ में आया? सो दिस वॉज योर डिस्क्रीट डेटा का कैलकुलेशन. रेयरली इट कम्स. जल्दी से आता नहीं, आया तो बोनस है. इट्स वेरी इजी. क्लियर. एंड द लास्ट डेटा, ग्रुप डेटा. ए मार मत उसको, फिजिकल अब्यूज मत कर उसका. कंप्लेन क्या करेगा तू? मोलेस्ट किया तेरे को ऐसा मार के. चलो ग्रुप डेटा. व्हाट इज गिवन ग्रुप डेटा में? क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी कॉलम. ये सबसे इंपॉर्टेंट है ज्यादा.
इसके सम्स ही आते ज़्यादा। याद है? हाँ बोल, पहला स्टेप। हाँ, तो सबसे पहला 2 स्टेप सेम ही है। प्रिपेयर क्लास इंटरवल कॉमा fi कॉमा लेस देन cf कॉलम, ये 3 कॉलम बनेगा। स्टेप 2 है कैलकुलेट, अभी उधर स्मॉल n था, ये ग्रुप डेटा है इसलिए हम लोग इसको कैपिटल N यूज करेंगे। पहला 2 स्टेप सेम है, उधर ऐसा मत लिखो सेम एज अबव। लेजी पीपल्स। हुआ लिख के? Okay, now the third step becomes important. Decide the required class interval using. Decide the required class interval using. अभी ध्यान से सुनो। For QI मतलब क्वार्टाइल्स कैलकुलेशन के लिए हम लोग कैलकुलेट करेगा I इंटू n बाय 4th टर्म। इसमें +1 नहीं आएगा, n+1 नहीं, खाली n बाय 4। फॉर DI I इंटू n बाय 10th टर्म, एंड फॉर PI I इंटू n बाय 100th टर्म। इज दैट क्लियर? है ना? एनी डाउट्स? इससे तुम्हारा क्लास इंटरवल डिसाइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगेन टर्म वैल्यू डिसाइड कैसे करेगा? सेम पैटर्न, लेस देन CF के बीच में हाईएस्ट वाला CF लेने का। इज दैट क्लियर? 4th वन, कैलकुलेट यूजिंग। चलो अभी फॉर्मूला सबका सेम है, खाली थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। इफ इट इज क्वार्टाइल्स QI इज L प्लस H अपॉन F, ब्रैकेट में आएगा I इंटू n बाय 4 माइनस CF, तो DI आएगा L प्लस H अपॉन F, ब्रैकेट में आएगा I इंटू n बाय 10 माइनस CF। खाली ये ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म चेंज है। PI आएगा L प्लस H बाय F, ब्रैकेट में आएगा I इंटू n बाय 100 माइनस CF। ये सब छोटा छोटा चेंजेस है। क्लियर? लिखा? हाँ, तो इसमें बोलो व्हाट इज L? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। फिर H इज क्लास हाइट, या यू से इट एज L2 माइनस L1, which is also called as class height या class length. Clear? Lower limit, upper limit minus lower limit. F is frequency of class. CF क्या होएगा? हाँ, लेकिन किसका? Yes, cumulative frequency of previous class. हमेशा ये याद रखो, it is of previous class. Clear? लिख के रखो।
हुआ है सबका? हाँ है ना? चलो, कम टू योर पेज नंबर 254 सॉल्यूशन बुक, और ये सब फॉर्मुलेशन सामने रखो, काम आएगा। चलो डन। नाउ चेक करो, यू आर स्टार्टिंग विथ क्लास वर्क 3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से चालू करो। क्लास वर्क 3 क्वेश्चन नंबर 5 पूछा क्या है? मीडियन ऑफ वेट ऑफ 7 पर्सन्स गिवन बिलो, मतलब वो लोग ने कितना वैल्यूज दिया है? 7 वैल्यूज। रॉ डेटा है, अपने को मीडियन कैलकुलेट करना है, मतलब Q2। तो सबसे पहला स्टेप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। (43, 47, 48, 50, 52, 62 एंड 68। चलो, n इज 7, तो हमको मीडियन चाहिए। मीडियन इज नथिंग बट Q2, मतलब ये आएगा 2 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 4th टर्म, तो 2 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 4th टर्म, दैट गिव्स यू 4th टर्म। असेंडिंग ऑर्डर का 4th टर्म इज 50 kgs। जो भी आंसर है वो kg में आएगा। चलो, क्लियर है ये हाउ टू डू इट? हाँ है ना? करो। स्टार्ट विथ 6, 6, 7, 8, लाइन में लेके जाओ 11 तक। यू आर डूइंग इट टिल 11th। स्टार्ट। 6 का आंसर 36 आया। मिला? एनीबडी नॉट गेटिंग 6? क्यों? अरे 3 स्टूडेंट फेल हुआ है। कितने में से? तो 7 वैल्यू दिया है, मतलब वो 3 स्टूडेंट का वैल्यू ये 7 से कम ही रहेगा ना, तभी तो फेल हुआ है। तो 3 वैल्यू डैश डालने का, फिर करने का। टोटल 10 वैल्यू है और अपने को मीडियन फाइंड करना है। मीडियन मतलब तो 2 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 4th टर्म, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 4th टर्म, विच विल गिव यू 5.5। डेसिमल वाला आया, स्प्लिट करो 5th टर्म प्लस डेसिमल पॉइंट। 5.5 इज बिटवीन 6th एंड 5th, तो 6th टर्म माइनस 5th टर्म। तो 5th टर्म कौन सा है असेंडिंग ऑर्डर में? 32 प्लस 0.5, 6th टर्म माइनस 5th टर्म, 40 माइनस 32। कर दो, कैलकुलेट हो गया। क्लियर? क्या हुआ? तुम लोग क्या किया? ऑर्डर गलत कैसे? तो ये 10 बोला है ना, तो 10 ही होना चाहिए ना। और वो 3 फेल है। फेल है मतलब 23 से भी कम मार्क्स है उसको। सिंपल। हाँ, एक्स है ना, 4 आइटम है। एक्स, एक्स बाई 2, एक्स बाई 3। मीडियन दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू पूछा है। मीडियन इज गिवन टू बी 10। 4 ऑब्जर्वेशन का मीडियन 10 है। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया?
अगर समझो तुमको कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होता है तो इधर के बाद क्या करने का, ऑप्शन डालने का, और 10 आना चाहिए। जो ऑप्शन 10 देगा वो तुम्हारा आंसर। चलो हुआ ना सबका 9 चेक करो। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, मतलब दिस इज योर XI एंड दिस इज योर FI कॉलम। तो ये डिस्क्रीट डेटा हुआ। तो चेक करो स्टेप्स में क्या लिखा है डिस्क्रीट डेटा का। स्टेप्स में यू विल फर्स्ट प्रिपेयर लेस देन CF, तो ये आएगा 12, फिर 12 प्लस 17 29, 29 प्लस 20 49 प्लस 16 55, सॉरी 65 प्लस 14 79, और ये जो लास्ट वैल्यू है वही टोटल होता है। इज दैट क्लियर? अभी हमको मीडियन कैलकुलेट करना है। n इज समेशन f विच इज 79। तो मीडियन विच इज Q2 विच इज 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 4th टर्म। तो 2 इंटू 79 प्लस 1 अपॉन 4th टर्म, ये आएगा 40th टर्म। करेक्ट? चेक करो 40th टर्म कौन सा दो CF के बीच में है। ट्वेंटी 29 और 49 के बीच में 40th टर्म आता है। तो 49 का ऑपोजिट XI वैल्यू इज, तो ये तुम्हारा मीडियन है। तो मीडियन इज इक्वल टू 50 मार्क्स। इज दैट क्लियर? कैपिटल N इज समेशन F विच इज 110। अभी तुमको क्या कैलकुलेट करना है? तुमको कौन सा नहीं आया? मीन नहीं आया, मीडियन नहीं आया। ओके, मीडियन। लेट मी कैलकुलेट मीडियन फर्स्ट। सो मीडियन मतलब Q2। सो फॉर Q2 it will be 2 into n by 4 term. So 2 into 110 by 4, which is 55th term. अभी 55 is between 28 and 60, तो ये पूरा क्लास इंटरवल लेगा इंक्लूडिंग प्रीवियस CA। तो L is 24.5, H is 10, F is 32, CF is 28. Clear? मीडियन इज L प्लस H बाय F ब्रैकेट में 2n बाय 4 माइनस CF। तो ये होएगा 24.5 प्लस 10 अपॉन 32, 55 माइनस 28। तो करो 24.5 प्लस दिस इज 10 इंटू 27, ये डिफरेंस 27 है। तो इन शॉर्ट दिस इज 270 अपॉन 32। हाँ मतलब वैसा कर सकते हो। चलो डिवाइड करो।
कितना है? तो 8.475 है. 7.875. This is 8.4. तो ये आता है 30. मतलब ये अप्रॉक्स आएगा 32.94. क्लियर? और एक ही ऑप्शन है ऐसा 32.94. तो मीन कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है. करो सेम पैटर्न में मीडियन. नेक्स्ट. हाँ ये मीडियन का. नेक्स्ट सम का मीडियन का. हाँ लेस देन ग्रेट, दैट इज ओके. मीडियन हमेशा मिडल ऑब्जर्वेशन होता है. तुमको वो क्लास इंटरवल में आंसर ही नहीं आया. $61.61. चलो, those who have finished, you can start question number 19 onwards. 19 to 25. In fact 19 to 30 पूरा करो, फिनिश करो, जितना होता है करो. चलो 11th हुआ सबका. एनीबडी डूइंग 11th? चलो 19 चेक करो. डेटा ध्यान से पढ़ने का. चेक योर 19. चलो 19 में देखो क्या दिया है. मीडियन एंड मोडल प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग. मतलब मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है. बरोबर है? चेक करो. प्रॉफिट इन रुपीज थाउजेंड्स दिया है. नाउ बिलो 5,000 देर आर 10 फर्म्स. मतलब ये बिलो 5,000 वाला पैटर्न है. सो इफ यू ऑब्जर्व ध्यान से, बिलो 5, फिर बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20, बिलो 25 एंड बिलो 30. ऐसा दिया हुआ है. हाँ है ना? इसका मतलब क्लास इंटरवल हमको बनाना है. ना वेंदे से बिलो 5 10 है, नंबर ऑफ फर्म्स 10 है. तो बिलो 10 में भी नंबर ऑफ फर्म्स 25 है. वो जो 25 है उसमें वो बिलो 5 वाले 10 आ गए, क्योंकि बिलो 10 में बिलो 5 वाले भी आते हैं. इज दैट क्लियर? सो तुम्हारा पहला क्लास इंटरवल बनेगा बिलो 5. कीप इट बिलो 5. फ्रीक्वेंसी आएगा 10. अभी सेकेंड क्लास इंटरवल बनेगा 5 to 10, लेकिन फ्रीक्वेंसी होएगा बिलो 10 25 है, जिसमें 10 जन बिलो 5 वाले हैं. तो 15 जन खाली 5 to 10 के बीच वाले हैं. यू हैव टू मेक इट दिस वे.
समझ में आया? बिलो 10, वो लोग 25 बोल रहा है, तो कैन आई से बिलो 10 में बिलो 5 वाले भी आ गए, मतलब ये जो 25 हुए उसमें ये 10 वाले इंक्लूडेड है ऑलरेडी, तो वो माइनस करो, क्योंकि 5 और 10 के बीच में कितने लोग हैं या कितना फर्म्स है? 15। समझ में आया? फिर 10 और 15 के बीच में बिलो 15 वो लोग 45 बोल रहा है, उसमें से 25 निकाल दो बिलो 10 वाले, तो 20 होएगा ये। इज दैट क्लियर? फिर 15 to 20, 55 minus 45 which is 10, फिर 20 to 25, 62 minus 55 which is 17, below 30 that is 25 to 30, 65 minus 62 is 3, किधर? चलो लेस देन सी एफ, पहला वैल्यू 10, 25, 45, 55, 62 एंड 65, दिस टोटल इज 65। क्लियर? अभी मीडियन कर रहे हो या मोड कर रहे हो? जिसको मैं मीडियन कर रहा हूं, जिसको मोड करना है कर सकता है। तो मीडियन के लिए यू विल कैलकुलेट फॉर Q2 2n/4, 2 into 65/4, ये आएगा 32.5 टर्म। चलो 32.5 किसके बीच में है? 10 और 15 के बीच में, 32.5 इधर आएगा। सो L is 10, H is 5, frequency is 20, cumulative frequency is 25। डाल दो मीडियन का फॉर्मूला में, L प्लस H/F ब्रैकेट में 2n/4 माइनस CF, 10 प्लस 5/20 ब्रैकेट में 32.5 माइनस 25, सो ये हो जाएगा 10 प्लस 5/20 इज 1/4 इंटू 7.5, तो 10 प्लस 7.5 डिवाइड बाय 4, तो 1.875, 11.875 इज योर मीडियन, और ये थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में है, डेटा गिवन इज इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, सो 11.875 इंटू 1000 दैट इज रुपीज 11,875। चेक करो सब ऑप्शन में 11.11875 है क्या? सी में है, तो दूसरा वैल्यू कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन मोड आया तेरे को? 666। ये इंटू 1000 क्यों किया? क्योंकि डेटा चेक करो, प्रॉफिट इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज दिया है, so do it carefully, solve it nicely। क्लियर? चलो एटलीस्ट यू कैन ट्राई टिल 29, 30 तक जितना होता है कंप्लीट करो। इज दैट क्लियर? होमवर्क में इतना करके आओ। एनी हाउ वी डोंट हैव एनी लेक्चर दिस वीक, नेक्स्ट 2 मैथ्स लेक्चर इज विद राकेश सर, ही विल स्टार्ट विद मैथ्स वाला पार्ट, ही स्टार्ट विद सीक्वेंस सीरीज। इज दैट क्लियर?